विश्व गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज सर्वप्रथम हम समझेंगे कि द्रवों में बाष्पीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है और कब यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। एक बार यदि आपने कंसेप्ट को समझ लिया, आप कभी नहीं भूलेंगे। याद रखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक बर्तन है और इस बर्तन में पूरा यहां तक द्रव भरा हुआ है, यहां तक द्रव भरा हुआ है, इस बर्तन में यहां तक द्रव भरा हुआ है। तो बर्तन में जो द्रव भरा हुआ है उसमें दो प्रकार के कण होंगे। एक वो कण होंगे जो इस द्रव की सतह पर स्थित होंगे और एक वे कण होंगे जो इस द्रव के अंदर स्थित होंगे, द्रव के अंदर स्थित होंगे। अब हम सब जानते हैं कि बाष्पीकरण करवाने के लिए हमें इस द्रव का तापमान बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो तापमान बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे से इसको ऊष्मा देना शुरू करते हैं, इसको गर्म करना शुरू कर देते हैं। तो ऊष्मा देने से क्या होगा, ये जो नीचे के कण होंगे, तली में स्थित कण होंगे, इन्हें ऊर्जा मिलेगी। ऊष्मा के माध्यम से इनको ऊर्जा मिलेगी, इनकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। जब इनकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी, चूंकि हमने कहा कि द्रव में दो प्रकार के कण होते हैं, एक वे कण होते हैं जो सतह पर स्थित होते हैं, एक वे कण होते हैं जो अंदर स्थित होते हैं। क्या इन दोनों कणों में भी कोई अंतर होता है? तो इसका जवाब यह है कि जो सतही कण होते हैं, जो सतही कण होते हैं उनकी ऊर्जा अधिक होती है, उनकी ऊर्जा अधिक होती है। और जो अंदर वाले कण होते हैं, जो आंतरिक कण होते हैं, जो आंतरिक कण होते हैं, उनकी ऊर्जा कम होती है। तो सतही कणों की ऊर्जा अधिक होती है, आंतरिक कणों की ऊर्जा कम होती है। अब जब हम ऊष्मा देंगे तो इन आंतरिक कणों की ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो ये कण जो है सीधा कहां जाएगा, ये सतह पर जाएगा। शुरुआत में कुछ ही कण नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए दिखते हैं। हम सबने देखा जब पानी को गर्म किया जाता है तो शुरू में जो बर्तन की तली होती है, उस तली से कुछ एक कण नीचे से ऊपर की ओर आते दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हम पानी को गर्म करते जाते हैं, वैसे वैसे ये प्रक्रिया और तेज होती चली जाती है। तो क्या होगा, ये जो कण है, ये सारे कण तली से सतह पर आएंगे। अब ये नीचे वाला कण जब ऊपर चला जाएगा तो कम ऊर्जा वाले कण जो है वो नीचे जाएंगे और यहां से ऊर्जा लेकर के वो फिर ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह से पूरे द्रव के अंदर एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये सारे कण जो अधिक ऊर्जा वाले हैं वो ऊपर जाएंगे और जो कम ऊर्जा वाले हैं वो नीचे आएंगे और यहां से ऊर्जा लेकर के ऊपर जाएंगे। धीरे धीरे ये प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ती जाएगी और एक तापमान आएगा जिसे हम कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक वो तापमान होता है जिस पर कोई भी द्रव अपनी गैस अवस्था में बदलने लगता है। अगर हम द्रव के रूप में पानी को ले लेते हैं तो पानी की क्या बनने लगती है, भाप बनने लगती है। यही तो बाष्पीकरण होता है। तो अभी हमें यह समझना है कि बाष्पीकरण क्यों होता है और कब होता है। तो देखिएगा, है क्या कि ये जो कण है जो सतह पर मौजूद हैं, जब सारे कण सतह पर जाएंगे, सारे कण सतह पर जाएंगे तो अब इन कणों की एक प्रवृत्ति होगी, इनके पास ऊर्जा भी बढ़ रही है और ये इस सतह को छोड़कर ऊपर जाना चाहेंगे। क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि पहले क्या हो रहा था, जो कण नीचे थे उनकी आंतरिक ऊर्जा कम थी, वो धीरे धीरे सब ऊपर आ गए। तो अब सभी कणों की ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि वो सब के सब ऊपर आना चाहते हैं, सब के सब ऊपर आना चाहते हैं। पूरा हमारा जो द्रव है, पानी है मान लीजिए, वो खोलने लगेगा। अब ये जो कण है वो इस सतह को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, अर्थात पानी की भाप बनना चाहती है। पानी जो है वो भाप बनना चाहता है। तो आप समझिएगा होगा क्या कि जब ये कण इस सतह को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऊपर से हमारे वायुमंडल का दाब है,
ऊपर से हमारे वायुमंडल का क्या है, दाब है। ये दाब इन कणों को ऊपर जाने से रोकेगा। ये दाब इन कणों को, ऊपर से वायु का दाब है तो इन कणों को ऊपर जाने से वो रोकेगा। तो अभी दो प्रक्रिया एक साथ होंगी। ऊपर से वायुमंडल का दाब है जो इन कणों को ऊपर जाने से रोकेगा, नीचे से हम लगातार इसको ऊर्जा दे रहे हैं, उस ऊर्जा के कारण ये कण ऊपर जाना चाहेंगे। तो अब दोनों के बीच में एक संघर्ष की, अब जब तक इस वायुमंडल का जो दाब है वो इन कणों द्वारा लगाए जा रहे दाब से ज्यादा होगा, तब तक ये कण अपनी सतह छोड़कर नहीं जा पाएंगे, अर्थात भाप नहीं बन पाएगी। लेकिन जब इन कणों द्वारा डाला गया दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, उस स्थिति में ये सारे कण सतह छोड़ने को तैयार हो जाएंगे और उसी टेम्परेचर को हम कहेंगे क्वथनांक। तो जैसे ही द्रव का तापमान उसके क्वथनांक के बराबर होता है, सारे कण जो होते हैं वो वायुमंडल में यानी हवा में जाने को तैयार हो जाते हैं, अर्थात वो गैस अवस्था को प्राप्त करने की प्रवृत्ति कर लेते हैं। तो जैसे ही आप और गर्म करेंगे ये सारे कण इस सतह को छोड़ना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे सारे कण सतह पर आते रहेंगे और सतह के कण ऊपर जाते रहेंगे। अंदर वाले कण जो है वो सतह पर आते रहेंगे, सतह वाले कण ऊपर वायु में जाते रहेंगे। अर्थात कौन सी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसे हम कहेंगे बाष्पीकरण। तो यहां पर जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि जब ऊष्मा दी तो इन कणों की जो ऊर्जा थी, जिसे हम आंतरिक ऊर्जा भी कह देते हैं, ये आंतरिक ऊर्जा सतह वाले कणों के पास ज्यादा थी और आंतरिक जो कण थे उनके पास कम थी। धीरे धीरे ऊष्मा देने पर इन कणों की ऊर्जा बढ़ेगी और ये सतह पर जाने की प्रवृत्ति करेंगे। ये सारे कण धीरे धीरे सतह पर जाएंगे। ये प्रक्रिया और तेज हो जाएगी, गर्म करने पर और तेज हो जाएगी। जब सारे कणों की ऊर्जा बढ़ जाएगी इतनी कि वो सतह पर आने की प्रवृत्ति करेंगे, उस स्थिति में क्या होगा, जो सतही कण होंगे उन पर नीचे वाले कण दबाव डालेंगे ऊपर जाने का, यानी इन कणों के बीच भी एक संघर्ष शुरू होगा। ये कण नीचे वाले चाहते हैं कि ऊपर वाले कण हटें और हम ऊपर पहुंच जाएं। लिहाजा क्या होगा, ये दोनों कणों के बीच में भी एक दाब लगेगा। कहां, नीचे से ऊपर की ओर, अंदर से सतह की ओर। यानी ये जो कण है वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि हम इस सतह को छोड़कर वायुमंडल में चले जाएं। लेकिन जो वायुमंडलीय दाब है वो इन कणों को ऊपर जाने से रोकेगा, उसको रोक के रखेगा। कब तक, जब तक वायुमंडल का दाब और इन कणों का जो दाब है, इन द्रव का जो दाब है वो बराबर रहेगा, तब तक ये रुके रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप और गर्म करेंगे, यानी जैसे आप क्वथनांक पर गर्म करेंगे, वैसे ही ये सारे कण अब वायुमंडल में जाना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि इन कणों का जो दाब होगा वो अब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाएगा। तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है, जब वायुमंडलीय दाब और द्रव का दाब बराबर हो जाता है। जब तक द्रव का दाब कम रहता है तब तक बाष्पीकरण नहीं हो सकता। कल की क्लास में भी हमने आपको बताया था कि क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर हम वायुमंडल का दाब और बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से इन कणों को वायुमंडल में जाने से ये दाब रोकेगा, यानी आपको और ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। इन द्रव के कणों का दाब, गति और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, यानी क्वथनांक बढ़ जाएगा। यही सेम कंसेप्ट आपके सॉलिड में भी काम करता है, ठोस में भी काम करता है। तो ये बात रही बाष्पीकरण की। आज समय अभाव है, इस वजह से आज की क्लास को मैं बहुत छोटा रखता हूं, क्योंकि मैं चाहता था कि आज कोई गैप ना हो, इसलिए एक छोटी सी क्लास हमने रिकॉर्ड की है। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को कराएं। धन्यवाद।